अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत खत्म हो गई। मुल्क भर में एक्शन शुरू कर दिया गया। गैर कानूनी मुकीम अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा। मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए अफगान बाशिंदों की निशानदही भी कर ली गई है। कराची और सखर से 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद से 2 बसें 64 अफगान बाशिंदों को लेकर तूरखम रवाना हो गई। मोहलत खत्म, एक्शन शुरू। कोई गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर अब नहीं ठहर सकता। सबको पकड़ पकड़ कर उनके मुल्कों में भेजा जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली बार फॉरेन एक्ट 1946 पर अमल का हुक्म। वजारत दाखिला ने सूबों को हिदायत जारी कर दी। मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए अफगान बाशिंदों की निशानदही कर ली गई। मुल्क में 49 होल्डिंग पॉइंट्स पर जांच पड़ताल का अमल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इमरजेंसी नंबर 1700 भी जारी कर दिया। सूबे में 3 लाख अफगान शहरियों को होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल किया जाएगा। कोयटा से 30,000 अफराद की वतन वापसी की तस्दीक कर दी गई। सिंध में 2 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन की निशानदही। सखर और कराची में क्रैकडाउन के दौरान 10 अफराद धर लिए गए। इस्लामाबाद से 2 बसें 64 अफगान बाशिंदों को लेकर तूरखम रवाना हो गयी। हुक्काम के मुताबिक अब तक 1,04,500 अफगान पनाह गुज़ीन वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से तफसीलात जानेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान। पेशावर से हमें अपडेट करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। लाहौर से हमें तफसीलात बताएंगे खुर्रम मलिक, जबकि हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे गुलाम शब्बीर। सबसे पहले रुख कर लेते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का, वहाँ पर मौजूद हैं सलमान आवान। सलमान, डेडलाइन खत्म हो गई, एक्शन शुरू हो चुका है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद से डिपोर्टेशन का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है और पहले मरहले में 64 अफराद को आज डिपोर्ट किया जाएगा और इन अफराद को इस्लामाबाद पुलिस और जो FIA की एहलकार हैं वो लेकर स्वाबी जा रहे हैं और रास्ते में इसको पंजाब पुलिस जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साथ भी मुकम्मल कोऑर्डिनेशन कर ली गई है। इन अफराद को स्वाबी के मकाम पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हैंड ओवर किया जाएगा और इस हवाले से इनका जो तमाम तर डाटा है वो भी अपलोड कर दिया गया है और उनको खुसूसी बार कोड्स जो हैं वो भी तो पहले मरहले में हमें जो ऑफिशियल फिगर मिला है वो 64 अफराद की डिपोर्टेशन का और इस हवाले से हकाम ने वाज़ेह किया है कि पहले मरहले में सबसे पहले उन इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाएगा जो कि किसी भी मुकदमे में ज़ेर तफ्तीश हैं या फिर उनको किसी भी मुकदमे के अंदर किसी भी केस के अंदर अदालत से उनको सज़ा सुनाई जा चुकी है। इसके साथ ही एक और बात जो काबिल ज़िक्र है वो कि आज हम देख रहे हैं कि डिपोर्टेशन जो है वो हो रही है उन शहरियों की, उन गैर मुल्कियों की जो कि पाकिस्तान में विदाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंट, किसी कानूनी दस्तावेज़ के बगैर मुकीम है। लेकिन इसके साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है हुकूमत पाकिस्तान ने उठाया है वो स्टेप ये है कि आज से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पर 1 डॉक्यूमेंट रजीम पॉलिसी जो है वो नाफिज कर दी है। यानी आज के बाद कोई अफगान शहरी पाकिस्तान नहीं आ सकेगा सिवाय इसके कि उसके पास एक वैलिड पासपोर्ट मौजूद हो। तो दोनों इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि पैरेलल हम देख रहे हैं कि साथ साथ चल रहे हैं। सलमान अमान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी रुख करेंगे पेशावर का, वहाँ हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे नवाब शेर। नवाब शेर, आप बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे उनके लिए जो मोहलत दी गई है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पेशावर समेत सूबे के दीगर हिस्सों से अभी भी रज़ाकाराना तौर पर जो गैर कानूनी गैर मुल्की है उनकी वापसी का सिलसिला जारी है। और अब तादाद शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से 1,44,000 से ज़ायद जो गैर कानूनी गैर मुल्की है वो वापस रज़ाकाराना तौर पर जा चुके हैं, जिनमें 28,000 से ज़ायद मर्द शामिल है, जबकि 19,000 से ज़ायद ख़वातीन, जबकि 56,000 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। जबकि महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 52,000 से ज़ायद जो गैर कानूनी गैर मुल्की है वो खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर के दीगर हिस्सों में मुकीम है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुताबिक अभी भी उनके साथ जो है वो नरमी की जा रही है और उनको कहा जा रहा है कि वो रज़ाकाराना तौर पर जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से अपने वतनों को वापस लौट जाए। इसके बाद उनके खिलाफ जो है वापस लौट जाएँ। पेशावर से नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं। रुख कर लेते हैं लाहौर का, वहाँ पर मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम मलिक। खुर्रम, ये बताइए लाहौर में क्या सूरत हाल है, क्या एक्शन लिया जा रहा है?
अच्छा बिल्कुल रज़ी, लाहौर में भी मुल्क के दीगर शहरों की तरह ही सूरत हाल है। और अगर बात करें तो गुज़िश्ता रात 12 बजे जो है वो डेडलाइन ख़त्म हो चुकी थी। 1 महीने का वक्त दिया गया था। जो भी गैर मुल्की मकीम तारकीन पाकिस्तान में मकीम थे उनको यकीनन जिन्होंने रदा कराना तौर पर जो है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। डाटा अगर मैं आपसे शेयर करता चलूँ तो ज़राए के मुताबिक पंजाब भर से 35 से 40 हज़ार के करीब जो गैर मुल्की मकीम अफराद थे वो यहाँ से रजा कराना तौर पर रवाना हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त हम होल्डिंग पॉइंट पर मौजूद हैं, जो होल्डिंग पॉइंट यहाँ किया गया है। और यहाँ पर भी इस वक्त जो मुकीम गैर मुल्की मकीम यहाँ पर मुकीम थे उनको यहाँ पर रात से लाकर जो है वो रखा हुआ है। यहाँ पर FIA का अमला मौजूद है, नादरा की अमला मौजूद है और दीगर जो डिपार्टमेंट का इंतज़ामिया वो यहाँ पर मौजूद है, जिनका यही कहना है कि तमाम तारकीन को बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो रवाना किया जाएगा। तमाम जो तारकीन इधर होल्डिंग पॉइंट पर मौजूद है इनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है, इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से 40 करोड़ का बजट जो है वो इस सिर्फ रवानगी के लिए जो मुख्तस किया गया था। और जो गैर मुल्की आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दीगर शहरों की तरह अभी रुख करेंगे हैदराबाद का, वहाँ की सिचुएशन भी जानते हैं। हैदराबाद से गुलाम शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम शबीर, आप आगाह कीजिएगा, क्या सिचुएशन इस वक्त आप देख रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, गैर कानूनी जो मुकीम जो अफराद हैं उनके खिलाफ इंतज़ामिया ने जो हिकमत अमली तैयार कर ली है और दी गई जो उनको डेडलाइन थी उसका वक्त ख़त्म हो गया है। लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई इंतज़ामिया की जानिब से सामने नहीं आई। ताहम होल्डिंग पॉइंट जो है वो टंडो मोहम्मद खान रोड लेबर फ्लैट्स जो थे पुराने वहाँ पर कायम कर दिया गया है और तकरीबन 8,000 तक के जो गुंजाइश है उसमें मौजूद है। और डिप्टी कमिश्नर और SSP हैदराबाद उसका इस वक्त विज़िट कर रहे हैं और रज़ाकाराना तौर पे अभी भी इंतज़ामिया की जानिब से यह पैगाम दिया जा रहा है कि जितने भी गैर कानूनी अफराद हैं, शनाख्त नहीं है यहाँ की, वो यहाँ से चले जाएं और उनकी जो है वो करेगी। जबकि उसके बाद आज रात से जो है वो ऑपरेशन का जो सिलसिला शुरू हो जाएगा और जितने भी गैर कानूनी मुकीम अफराद हैं उनको तहवील में लिया जाएगा, उनकी सर्च किया जाएगा, शनाख्ती कार्ड तहवील में ले लिया जाएगा। साथ ही रहेगा गुलाम शबीर, शहर कायद की बात कर लें तो शहर कायद में मुख्तलिफ कैंप्स कायम कर दिए गए जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद का मरकज़ कायम किया गया। तफसीलात जान लेते हैं नदीम अहमद से। नदीम, बताइए। वफाकी हुकूमत की जानिब से चूँकि गैर कानूनी तौर के ऊपर क़याम पजीर अफगान बाशिंदों समेत तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। और इस हवाले से कराची शहर के अंदर सुल्तानाबाद न्यू हाजी कैंप के मकाम के ऊपर एक बोर्डिंग कैंप भी कायम कर दिया गया है, जहाँ ज़ेर हिरासत तारकीन वतन को जो है वो मुंतकिल किया जाएगा और फिर यहाँ से जो है वो पुलिस कॉन्वाई की सूरत में जो है वो बसेस के ज़रिए जो है वो गैर कानूनी तौर के ऊपर क़याम पजीर बाशिंदों को जिन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद जो है वो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से उनके वापस वतन मुंतकिली का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कराची के इलाके ईस्ट जोन पुलिस ने सोहराबगोट और अतराफ में ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार इस वक्त सोहराबगोट में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी खुर्रम, क्या कहना है SP सोहराबगोट का? जी जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो चुकी है, जिसके बाद अब हम इस वक्त मौजूद हैं SP सोहराबगोट के पास और इनसे पूछते हैं कि कितनी देर में ये क्रैकडाउन शुरू करने जा रहे हैं, जो आज कल रात यानी कि आज रात 12 बजे ख़त्म हो गया था। इस हवाले से मज़ीद इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ जो डेडलाइन थी वो कल रात ख़त्म हो चुकी है और ऑपरेशन सुबह से स्टार्ट है। तो तमाम जो टीमें हैं सोहराबगोट डिवीज़न की वो सारी आई हुई हैं और ये ऑपरेशन फुल स्केल पे भी है। तो इसमें हमने एरियाज़ पहले से ही आइडेंटिफाई कर लिए हैं जहाँ जहाँ हमने जाना है। तो अभी ये फुल क्रैकडाउन स्टार्ट है। कितने थानों की नफरी और कितने यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे आप? इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट की हमारे साथ नफरी होगी और बिल्कुल जो हमारा डिवीज़न है उसकी कंप्लीट नफरी होगी। और ये सारे हमने टीम्स भी बना दी हैं, सर्च पार्टीज़ भी बना दी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल, SP सोहराबगोट उज़ैर, इनका कहना ये है कि टीमें तश्कील दे दी गई हैं और सोहराबगोट और सुपर हाईवे के अतराफ़ में जो अगवानियों की आबादियाँ हैं वहाँ अब से कुछ देर के बाद जो है वो ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा और जो यहाँ मुकीम गैर मुल्की बाशिंदे हैं उन्हें हिरासत में लेके
होल्डिंग कैंप ठीक है, कुछ देर बाद ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा। खुर्रम गुलजार, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताते चलें कि गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज नहीं होंगे, पनाह देने वालों पर पर्चे कटेंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने खबरदार कर दिया। बोल से गुफ्तगू में कहा कि पहले मरहले में बगैर दस्तावेजात वालों को निकालेंगे। UN में रजिस्टर्ड मुहाजिरीन हमारे मेहमान हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। कट गई हुई हैं, जो जेल में केस चल रहे हैं वो तो जेल में ही रहेंगे और जिस वक्त वहाँ से इनके जेल का जो भी फैसला कोर्ट का था उसका हम उनको रिपोर्ट कर देंगे। लेकिन इसके बाद अब हम किसी की FIR नहीं काटे क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि इनको डायरेक्ट हमने चेक करके और अपने मुल्कों में रवाना कर दिया। अब इनकी FIR कटेगी ना, हाँ FIR उनकी कटेगी जो इनको पनाह देते हैं, जो इनको रखते हैं, उनके खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई होगी। ये फेज 1 में हम इनको निकालेंगे, कोई डॉक्यूमेंट, फेज 2 में भी निकालेंगे जिसमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है वो भी वेरीफाई हो। जो भी अगर गलत साबित होंगे तो उन सबको डिपोर्ट करेंगे। सिर्फ वो अफगान रिफ्यूजीज जो कि यूनाइटेड नेशंस और हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के पास रजिस्टर्ड है 1.4 मिलियन, वो यहाँ हमारे मेहमान रहेंगे, उनको कोई टच नहीं करेगा। लाइकवाइज नादर के रजिस्टर्ड लोग हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में सिंध में 65-70 हज़ार हैं, अच्छा वो रहेंगे। इसके अलावा किसी के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को दी गई मोहलत ख़त्म हो गई है, जिसके बाद मुख्तलिफ शहरों में एक्शन भी शुरू हो चुका है। इसी वाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वकार साहब, पहले मरहले में ये इत्तलात हैं कि जिनके पास दस्तावेजात नहीं होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्या कहेंगे आप? आई थिंक स्टेट ने जब डिसीजन लिया था तो आई थिंक बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से भी चीज़ें आगे चल रही हैं और लोगों को शायद शक था कि जिस तरह रूटीन में होता है डेट्स आती हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आई थिंक 100,000 जा चुके हैं, डिटेंशन कैंप्स हैं, इसके अलावा सर्वेज हो चुके हैं, सारा डाटा इकट्ठा कर दिया गया। एक और चीज़ जो है वो बड़ा लोग कई दफ़ा कहते हैं कि शायद कोई जुल्म हो रहा है या इसमें कोई जबरदस्ती की जा रही है। ये 2 साल से इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे थे, स्पेशली अमेरिकन इखला के बाद। काफ़ी सारों को वादा किया गया कि वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप अब्जॉर्व करेगा, कुछ हज़ार के अलावा सब इधर ही हैं, तकरीबन 6-7 लाख तो वहाँ जाने थे। बाकी यानी कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट का अपना फर्ज है, उनके अपने लोग हैं, they should not be ashamed of absorbing। बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की ज़रूरत है। हमारे साथ वकार हसन मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नाज़रीन, अभी रुख करेंगे ऐवान बाला का, जहाँ पर निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं की सऊदी ख़ासतौर तौर पर सऊदी अरेबिया और नेट की ख़ासतौर तौर पर सऊदी अरेबिया और अदर लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ। जनाब चेयरमैन, इसी एफर्ट्स के नतीजे में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने जॉइंटली OIC का एक स्पेशल सेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेशन, उसका इजलास तलब किया गया सऊदी अरेबिया में जद्दा में, जिसके अंदर तमाम ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स ने शिरकत की और आपको कि वहाँ पर एक कंसेंसस डेवलप हुआ और कंसेंसस के अंदर जो एक करारदाद मंजूर की गई उसके अंदर वाज़े तौर पर यह कहा गया, एक तो नंबर 1 उसके 4-5 उसके नुकात थे, अहम नुकात जो कि मैं बयान करना चाहूँगा। एक तो नंबर 1 कि सीज फायर इसको इमीडिएटली इसको डिक्लेयर किया जाए। दूसरा ये था कि वहाँ पर जल्द अज जल्द जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है गाज़ा में भी और बाकी जो जितने भी अफेक्टेड इलाके हैं उसको प्रोवाइड की जाए। और तीसरा ये कि वहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स वो अपना लिए गए हैं उनकी रिलीज़ हो। और चौथा ये था कि जल्द अज जल्द एक पीस प्रोसेस है उसकी रिवाइवल हो और उसके लिए तमाम ममालिक जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं वो इस सिलसिले में एक अहम जो एक इकदाम उठाएं। जनाब वाला वो इसके मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी जाना चाहूँगा कि ये जो इसराइल ने पिछले 3-4 हफ्ते से जो जुल्म बर्बरियत की जो एक नई एक मिसाल कायम की है, उसका एक बैकग्राउंड एक है कि उन्होंने न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है बल्कि इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी की है और जितनी भी एक अखलाकी इक़दार होती हैं उसकी भी उन्होंने बिल्कुल पामाल किया है। आपको मालूम होगा जनाब चेयरमैन के जो इनका था सबसे पहले 1967 में जो रेजोल्यूशन नंबर 242 पास किया गया था और वो यूनानिमसली पास किया गया था, उसके अंदर
इसराइल के कब्जे को यूनाइटेड नेशंस ने उसको नाजायज़ करार दिया था। दूसरा जो रेजोल्यूशन था जो बहुत अहमियत का हामिल है जनाब चेयरमैन, वो था रेजोल्यूशन नंबर 478, जिसके तहत वहाँ पे कुछ ममालिक ने यरूशलेम में डिप्लोमेटिक मिशंस को शिफ्ट जब किया तो उसके नतीजे में ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि जितने ममालिक ने यरूशलेम में अपने अपने मिशंस को, डिप्लोमेटिक मिशंस को शिफ्ट किए हैं, वो वहाँ से निकाल के उसको वापस ले जाएं इसराइल के जो दारुल खिलाफ है उसके अंदर तेल अवीव में। और तीसरा जो अहम एक रेजोल्यूशन जो पास किया गया वो था रेजोल्यूशन नंबर 2334 जनाब चेयरमैन, जिसके तहत उन्होंने जितनी भी सेटलमेंट इसराइल ने कायम की मकबूजा इलाकों में उनको सबको नाजायज़ करार दिया। तो जनाब लेकिन बात यह है कि जनाब चेयरमैन के इन तमाम रेजोल्यूशंस की उन्होंने कोई पासदारी नहीं की। न सिर्फ उन्होंने पासदारी नहीं की बल्कि उनके जो जितने भी हमायती हैं उन्होंने भी उन पे जोर नहीं दिया कि वो इसराइल उनकी जो रेजोल्यूशंस की पासदारी करे। और इस सिलसिले में मैं एक जो सबमिशन मेरी ये थी इस ऐवान के बारे में, पाकिस्तान की पॉलिसी के बारे में जनाब चेयरमैन, कि हमारी पॉलिसी के जो मेन नुकात हैं वो मंदरजा झेल हैं। एक तो नंबर 1 कि इसराइल फौरी तौर पे अपने जो भी इलाके उन्होंने जिन पे काबिज है उनसे अपना इनखला करे और जो उन्होंने अपनी वहाँ पर जो हकूक़ की पामाली की है उनको बहाल करे। और तीसरा यह है कि फ़लस्तीन के लिए एक आज़ाद हुकूमत जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस की करारदादें मौजूद हैं और जिसका दारुल खिलाफा जो अल-कुद्स अल-शरीफ हो उसके मुताबिक उसकी एक इंडिपेंडेंस हकीकत को, हैसियत को तस्लीम किया जाए। तो जनाब चेयरमैन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी आवाज़ न सिर्फ हमारी अवाम की आवाज़, इस ऐवान की आवाज़, हुकूमत की आवाज़, वो फ़लस्तीन के अवाम के लिए एक रोशनी का, एक आज़ादी का और एक अमन का वो सबूत साबित हो। और इस उम्मीद के साथ कि जो इंसाफ है वो जुल्म और जबर पे हावी हो और इस उम्मीद के साथ कि आलमी ज़मीर तंग नज़र मफादात को शिकस्त दे, मैं इस ऐवान की जानिब से, हुकूमत की जानिब से और अवाम की जानिब से एक मरतबा फिर ये इयादा करता हूँ कि हम फ़लस्तीन के अवाम के साथ हैं, हमेशा रहे हैं और आइंदा भी हमेशा उनके साथ रहेंगे। जनाब वाला, इसके साथ ही मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। Thank you, Jill. The motion has been talked out. Now I request Honorable Senator Ishaq Dar to please move resolution. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul al-Karim. Shukriya Janab Chairman. The Senate of Pakistan at its emergency session on the Gaza genocide strongly condemns the Israeli crimes against humanity and state terrorism being perpetrated against the innocent children, women and men of Palestine living in the occupied strip of Gaza, the world's biggest open prison. Declares that since the Holocaust of the Second World War, no state has committed such mass killings, carnage and war crimes with such an unprecedented barbarity and brutality. Expresses full solidarity and support with the oppressed Palestinians while denouncing the double standards and hypocrisy of those who are supporting Israel as they are partners in crimes, since they also oppose an immediate ceasefire in the beleaguered Gaza. Reflects the sentiments of the people of Pakistan and takes pride in Pakistan's consistent commitment to the just cause of Palestinian state, such a policy which was first enunciated by the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. There can therefore be no wavering from Pakistan's principled policy based on supporting the inalienable right of self-determination of the people of Palestine and their right to an independent state of Palestine with Jerusalem as its capital.
and demands an immediate ceasefire in Gaza, an end to the Israel blockade of Gaza, full access of Gaza to all international humanitarian organizations so that relief supplies, medicines, food and water can be supplied to the beleaguered citizens of Gaza, and further demands an end to Israeli aggression and occupation and termination forthwith of all Israeli activities aimed at desecration of holy places of Muslim Ummah. Thank you, Mr. Chairman. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The resolution is passed unanimously. सेक्रेटरी साहब इसकी कॉपी मेरे कवरिंग लेटर के साथ तमाम दुनिया के पार्लियामेंट्स को भिजवा दें और यूनाइटेड नेशन में भी भिजवा दें. Sir, I will now read out the prorogation order. In exercise of the powers conferred by Clause 3 of the Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on Wednesday, the 1st November 2023. Signed, Chairman Senate. चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने सेनेट का सेशन ख़त्म कर दिया है. इससे कबल हमने देखा कि सेनेटर इसहाक डार की जानिब से करारदाद पेश की गई गज़ा की सूरत हाल के हवाले से. उससे कबल निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की जानिब से इज़हार ख्याल किया गया. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, जहां फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत हुई है. चीफ जस्टिस ने कहा, हम जानना चाहते हैं धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था. अटॉर्नी जनरल ने कहा, वजारत दिफा की नजरसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं. चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसले के खिलाफ पहले 9 नजरसानी दरख्वास्तें आईं, फिर सब ने अचानक दरख्वास्तें वापस ले लीं. मजीद जानते हैं इस हवाले से जुल्करनैन से. जी जुल्करनैन. देखिए, फैसला धरना नजरसानी केस की समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है. चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 की बेंच समाअत कर रहा है. अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आज जब पेश हुए उनसे इस्तफसार किया, अपने बयान हल्फी पढ़ा है अफसार आलम का, से हुकूमत क्या कर रही है, क्या हुकूमत इससे मुतफिक है. इस पर अटॉर्नी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक बनाई है 19 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को पहला इजलास हुआ है, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी दिफा और एक हसारे के डायरेक्टर भी शामिल हैं. वो तमाम तर मामले की तहकीकात करेंगे. उसके बाद जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई करके उसकी रिपोर्ट देंगे. इस पर अदालत ने उनसे काफ़ी आड़े हाथों लिया. अटॉर्नी जनरल को कहा कि किस कानून के तहत ये कमेटी बनाई है, इसको क्या कानूनी इसकी हैसियत है. इस पर अटॉर्नी जनरल कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके, जिस पर अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी कि कमेटी के को कोई आईनी उसकी कानूनी हैसियत नहीं है. कमेटी किस तहत बनी है. जुल्करनैन, आपका बहुत शुक्रिया. खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद. आप रहिए बोल के साथ. वेलकम बैक. साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पीडीएम बनाकर शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया, लेकिन उन्होंने अवाम के लिए काम नहीं किया. नवाब शाह के जरदारी हाउस में हमायदीन से खिताब में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि अब नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा, अब मुल्क का आइंदा वजीर आजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा. आसिफ अली जरदारी का मजीद कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है. यही वजह है कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुसलसल इंतखाबी कामयाबियां अवाम के एतमाद का मजहर हैं. कराची से कश्मीर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जिंदा हकीकत है. अवाम की हिमायत से पीपल्स पार्टी हुकूमत कायम करेगी. साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी. इजलास में फैसला किया गया कि आम इंतखाबात की मुहिम में नवाज शरीफ की मीनार पाकिस्तान पर तकरीर पार्टी बयानिया होगा. इजलास में इजहार ख्याल करते हुए पार्टी सदर शहबाज शरीफ का कहना था कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट समेत सबसे मफाहमत का रवैया ही रखा है जिससे कामयाबी हासिल हुई है. इसी हवाले से बात कर लेते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अखलाक बाजवा. अखलाक, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इजलास की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ गई है. और ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने जो है वो अपनी जो है वो माजी की जो कारकर्दी है उसको इंतखाबी बयानिया बनाने का फैसला किया है. जबकि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साबका दौर में बनाए जाने वाले मनसूबों की बुनियाद पर मैदान में उतरेगी और नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है वो इंतखाबी मुहिम के दौरान अपनी साबका कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम से वोट मांगेंगे. ज़राए के मुताबिक सबसे पहले मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर जो है वो तैयार करवाया जाएगा
जबकि मंशूर के ऐलान के बाद पार्लिमानी बोर्ड बनाकर टिकटों की तस्लीम की जाएगी। टिकटों की तस्लीम के बाद नवाज शरीफ जो है वो इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसों से जो है वो खिताब करेंगे, जबकि लीगी क़यादत ने 9 मई के वाकयात में मुलव्वस किरदारों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए उनसे कोई बातचीत करने का भी मुतफिका फैसला किया है। और इस हवाले से PTI पर पाबंदी लगाना हमारा इख्तियार नहीं। जब इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पर पाबंदी नहीं लगाई तो हम कैसे लगाएं? निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन PTI के वफादार उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इससे बढ़कर लेवल प्लेइंग फील्ड क्या हो सकती है? चाहते हैं मुल्क में एक मुस्तकिल हुकूमत कायम हो। PTI पे बतौर सियासी जमात किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई है, तो निगरान हुकूमत कैसे एक ऐसा अमल कर सकती है जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी हो? सवाल ही नहीं पैदा होता। उनके कैंडिडेचर्स फाइल होंगे, जो उनके नुमाइंदगान हैं वो लोगों से कैनवसिंग करेंगे, वोट मांगेंगे। वो जमात जो क्लेम करती है कि हम सब पॉपुलर हैं, उनको इक्वल राइट भी है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी है। इसके बावजूद अगर वो कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मैसर नहीं है, ये बात कहने की उनको आज़ादी भी है, और मज़ीद क्या करें हम? आगे बढ़ेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉग इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दे दिया है। क्या कहा गया है लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से? तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइए। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉग इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉग का बायस बनने वाली सनतों को सील करने और इमरजेंसी हेल्पलाइन बनाने का भी हुक्म दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन को साइकिल पर दफातर बुलाया जाए। खबर देते चले खेल के मैदान से, जहां कुफर टूटा खुदा खुदा करके। वर्ल्ड कप में मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान को फतह नसीब हो गई। बाबर 11 ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 205 रन का हदफ 33वें ओवर में हासिल करके रन रेट भी बेहतर कर लिया। फखर जमान को 81 रन बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के 4 मैचेस में मुसलसल शिकस्त, शाहीनों का पलटकर वार। बंगाल टाइगर्स साबित हुए रेत की दीवार। ग्रीन शर्ट्स असलहे खाने का हर हथियार, हरीफ पर किया कारीवार। बांग्लादेश के खिलाफ टाकरे में पाकिस्तान टीम बदले हुए रूप में नजर आई। बंगाल टाइगर्स के लिए फतह की जानिब जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। 205 रन हदफ के कामयाबी से ताक़ुब में पाकिस्तानी ओपनर्स ने भी भरपूर हिस्सा दिया। 128 रन का ओपनिंग स्टैंड देकर पाकिस्तान की मैच में पोजीशन मुस्तहकम कर दी। फखर जमान ने 81 और अब्दुल्ला शफीक ने 68 रन स्कोर किए। बाबर आजम सिर्फ 9 रन बना सके। इससे पहले बांग्लादेश की टीम 204 रन बनाकर आउट हो गई। महमूदुल्लाह 56 रन के साथ नुमाया रहे। इनके अलावा लटन दास ने 45 और कप्तान शकीबुल हसन ने 43 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन शाह अफरीदी और वसीम जूनियर ने 3-3 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ ने 2, इफ्तिखार अहमद और उसामा मीर ने 1-1 शिकार किया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की मैच के अख्तिताम पर गुफ्तगू। कामयाबी का क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। फखर जमान की इनिंग्स की भी तारीफ की। प्लेयर ऑफ द मैच फखर जमान ने बताया कि पहले 4 ओवर्स अहम थे, इसके बाद अपने शॉट्स खेलना शुरू किए, जिसमें कामयाबी मिली। We started well. The way Shaheen started, we took early 2 wickets, and then the all bowlers are trying to give us 100%. And main thing is we are take good length, and in the middle over we take wickets. We know the way when we are Fakhar is playing 20 hours or 30 hours, then different ball game. So they play natural game, and then all the pressure the team. So yeah, good to see him. Exactly. After Asia Cup, I practiced a lot on my things, and thankfully I was feeling very good. I will see off the first 4 overs, and doesn't matter how the wicket will play. I know I can hit 6s, so I was just looking to play the first 4 overs. बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी के बाद पाकिस्तानी शायकीन ने ग्रीन शर्ट्स के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बांध ली। आ रहे हालात वगैरह, तो उससे बेहतर है कि सेमीफाइनल में ना ही जाए। उसके बाद ये है कि आवाम को और ही दुख होना है। और परफॉर्मेंस बेशक कल बहुत अच्छी थी, लेकिन ये है कि इनको अपनी टीम मैनेजमेंट बहुत बेहतर करनी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए आवाम का दिल दुखी ना हो। बहुत अच्छा लगा कल देख के, मतलब कि एकदम से कम बैक किया उन्होंने, जो पहले की परफॉर्मेंस उसके लिहाज से। कल की परफॉर्मेंस अच्छी तो दी है, पर अगले मैच इनके बहुत ज़्यादा टफ हैं कि सेमीफाइनल के लिए आपको न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हराना पड़ेगा, वो भी अच्छी रन रेट से। अगर हम इन्हें अच्छी रन रेट से नहीं हराते हैं
तो हम कभी भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकते। नहीं, हमें उम्मीद नहीं लगती कि पाकिस्तान फाइनल में जा पाएगा, क्योंकि वो अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं बना रहा है। इसलिए इंशाल्लाह हमें उम्मीद बड़ी है पाकिस्तान सेमीफाइनल क्या इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेगा। इंसान को भरोसा करना चाहिए टीम पे, इंसान है, हो जाती हैं गलतियाँ। ये उम्मीद तो नहीं है जी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा, बाकी अल्लाह ताला पहुंचा दे तो पहुंचा दे। उम्मीद तो बहुत है, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान जीतेगा, हमें बाबर पे बड़ी उम्मीद है, बाबर चलेगा इंशाल्लाह। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप का अहम मार्का आज होगा। भारतीय शहर पुणे में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड मैदान में उतरेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। मुकाबले में कीवीज की शिकस्त की सूरत में ही पाकिस्तान के फाइनल 4 में जाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। और अब जिक्र करेंगे गजा की सूरत हाल का। इसराइली दहशतगर्दी न थमी, सहूनी दरिंदों ने जबालिया कैंप पर कयामत ढा दी। तैयारों ने 1 टन के अमरीकी साख्ता 6 मिसाइल गिराए। शोहदा की मजमूई तादाद 8,625 तक जा पहुंची। नेतन्याहू हुकूमत ने हमास से लड़ाई में 9 फौजी मारे जाने की तस्दीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मज़ीद 3 इमदादी कारकुन इसराइली बर्बरियत का शिकार हो गए। इंसानियत के खिलाफ इसराइली जराइम थम न सके। जबालिया कैंप में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बारूद बरसा दिया। बेघर बेआसरा अफराद पर 1-1 टन के अमरीकी साख्ता 6 मिसाइल गिराए गए। हमले में खवातीन और बच्चों समेत 50 फ़लस्तीनी शहीद, 300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इसराइल ने हमले में हमास कमांडर इब्राहिम बरहाई की शहादत का दावा कर दिया। वहशियाना हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 8,525 तक जा पहुंची। 7 अक्टूबर से जारी कार्रवाइयों में 23,000 अफराद जख्मी हुए। इसराइल ने जमीनी हमले की नाकामी के बाद फिजाई हमले तेज कर दिए। नेतन्याहू हुकूमत ने हमास से लड़ाई में 9 फौजी मारे जाने की तस्दीक कर दी। कलकीलिया में भी वक्फे से झड़पें जारी हैं। फसा का निस्फ हिस्सा खंडरात में तब्दील हो गया। रिहायशी कंपाउंड्स के अलावा अस्पतालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। फास्फोरस बम गिराए जाने के भी शवाहिद सामने आए हैं। शहर में इंटरनेट सर्विस फिर मुअत्तल कर दी गई। वस्ती क़सा में बमबारी से 13 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली जहरियत से मुतासरा एक घर से 18 लाशें निकाली गईं। खान यूनिस पर 2 इमारतों पर हमले में शहादतों की तादाद 12 हो गई। मगरबी किनारे के शहर जनीन में एक फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मज़ीद 3 इमदादी कारकुन इसराइली बर्बरियत का शिकार हो गए। जान गंवाने वाले इमदादी कारकुनों की तादाद 67 तक जा पहुंची। इसराइल की इंसानियत दुश्मनी और मनमानी पर लातीनी अमेरिका के ममालिक में भी गम और गुस्सा फैल गया। बोलिविया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। चिली और कोलंबिया ने सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी, लातीनी अमेरिका में गम और गुस्सा बढ़ने लगा। बोलिविया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। चिली और कोलंबिया ने सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। बोलिविया के ऐवान सदर की वज़ीर मारिया नीला प्राडा ने ताल्लुकात के खात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। उन्होंने इसराइली हमलों की मज़म्मत करते हुए उन्हें नाकाबिले कबूल करार दे दिया। गजा की नाकाबंदी फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा भी कर दिया। कोलंबिया के सदर गुस्टाव पेट्रो ने कहा कि अगर इसराइल फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद नहीं करता तो हम वहाँ नहीं रह सकते। चिली के सदर गैब्रियल बोरिक ने भी वाज़े कर दिया कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसराइल से अपने सफ़ीर जॉर्ज कार्वेजिल को मुशावरत के लिए वापस बुलाया जा रहा है। तो दूसरी जानब आपको बताएं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की तकरीर के दौरान बार बार मुज़ाहिरीन ने नारेबाजी की, जिसके बायस अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को तकरीर रोकनी पड़ी। कांग्रेस की ख़वातीन, अरकान और गजा में सीज़फायर की हिमायतियों ने हाथों को सुर्ख रंग से रंग कर एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन मुसलसल सीज़फायर करो के नारे लगाते रहे। पाकिस्तानी अवाम ने गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी की शदीद मजम्मत की है और आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि इसराइली जाहरियत बंद कराई जाए। जब तक हम लोग मुसलमान आपस में एक नहीं होंगे, जब तक कोई काम नहीं हो सकता। हम लोग सियासत में पड़े हुए हैं एक दूसरे के पीछे, तो मुसलमान के लिए डूब मरने का मकाम है। जो ये हालत हो रही है, बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, औरतों से ज्यादती की जा रही है। कि ये सलीबी जंग का आगाज़ है। मुसलमानों को फ़लस्तीन में चुन चुन के मारा जा रहा है। इंसान नहीं समझ रहे हैं उनको जानवर समझ रहे हैं। और मुसलमानों को चाहिए कि एक हो जाएं हरम की पासबानी के लिए और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ करें। वो मुसलमान भाई बेचारे बेसहारा। हमें चाहिए कि हम एक होकर उनका इसराइल का मुकाबला करें, क्या इकट्ठे हों और इसका कोई बैठकर मुकम्मल हल वगैरह निकालें। और जितनी भी मुस्लिम उम्मत है इनको चाहिए कि उनका साथ दें। ये देखें ना, ये भी एक बहुत बड़ा जहाद है, इनकी मदद करनी चाहिए, इमदाद देनी चाहिए। और यूनाइटेड नेशन है ये जो कुछ नहीं कर रही, सिर्फ मजम्मत करती है, बातें करती है, करती कुछ नहीं है। अब बहुत ज़्यादा शहीद हो चुके हैं लोग,
तो इसको रोकना चाहिए। हमें सब मिलके पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान की फ़ौज को भी चाहिए कि उनकी मदद करें और खुल के ऐलान करें, हिमायत करें। अगर हमने हिमायत नहीं करी तो वो लोग जो हैं, जो जालिम लोग हैं, वो यही समझेंगे कि मुसलमान एक नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि कोई अमली काम भी करे। उन छोटे छोटे बच्चों को देख के बड़ा दुख होता है जो शहीद हो रहे हैं, जिनको हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल रहा, जिनको शहीद होने के बाद कफन दफन का वो भी सहूलियात नहीं मिल रही। जिला कुर्रम में 10 दिनों से जारी तसादुम में 20 से ज्यादा अफराद के जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत अब तक 4 से ज्यादा जिरगे मुनक़िद करवा चुकी है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन से इलाके में अमन बहाल करने की कोशिश जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर जाहिर शाह शराजी से। जी जाहिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जाहिर से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं जिला कुर्रम में 10 दिनों से जारी तसादुम में 20 से ज्यादा अफराद के जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत अब तक 4 से ज्यादा जिरगे मुनक़िद है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन से इलाके में अमन बहाल करने की कोशिश भी की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि शाम तक रास्ता खोल दिया जाए और इलाके में अमन कायम हो जाएगा। पेशावर की ब्यूरो चीफ जाहिर शाह से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी जाहिर। जी बिल्कुल, जहाँ तक मैं आपका सवाल सुन सका हूँ, कुर्रम एजेंसी के अंदर पिछले 10 दिनों से कबायली तसादुम जारी है, जिसमें 20 से ज्यादा अफराद हलाक होने की इत्तलात हैं। कई अफराद जो है जख्मी हुए हैं और इस वक्त भी जो दूर अफ्तादा इलाके हैं वहाँ पे मोरजाजन कबायली एक दूसरे के खिलाफ जो है वो हल्के और भारी हथियारों से हमले कर रहे हैं। हमारी जब बात हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस से और हुकूमत से, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ही कहना है कि एक लैंड कमीशन भी बना दिया गया है और जो जमीनी तनाजात हैं उनके हल के लिए अब तक तकरीबन 4 जिरगे हो चुके हैं। कोहाट पे भी एक बड़ा जिरगे का इनेकाद किया गया है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कोशिश कर रही हैं कि आज शाम तक जो है वो इस सड़क को खोल दिया जाए। दूसरी तरफ बड़ा चिनार के अंदर लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। मोबाइल सर्विस बिल्कुल मुअत्तल हो गई है, साथ साथ अशिया खुर्दनोश और पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं, शाम तक रास्ता खोल दिया जाएगा। पेशावर ब्यूरो चीफ जाहिर शाह शराजी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया कि क्या मेयर को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है। वकील जमात इस्लामी ने कहा कि मेयर इलेक्शन लड़ सकता है लेकिन क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। मेयर कराची अपनी मुहिम में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब का वोट इब्राहिम हैदरी और केमाड़ी में रजिस्टर्ड नहीं है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब के मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद के साथ अहम मुलाकात हुई। नेवल चीफ ने कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। मुलाकातों में अस्करी और दिफाई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि गैर कानूनी मुकीम अफराद को दी गई डेडलाइन ख़त्म हो गई है। कराची में पुलिस ने सोराबगोट, अगवान बस्ती और अतराफ में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अगवान बस्ती से 20 से ज़ायद गैर मुल्कियों को हिरासत में ले लिया गया है। वज़ीर जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, बताइए। मच्छर कॉलोनी में मौजूद हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अगवान बाशिंदों की डेडलाइन ख़त्म होने के बाद जो है वो इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है। मच्छर कॉलोनी को पुलिस की भारी नफरी ने चारों तरफ से घेर लिया है और इस वक्त तक मुतादिद जो है वो यहाँ पे गैर कानूनी मुकीम जो बाशिंदे थे उन्हें हिरासत में भी लिया जा चुका है। और बात करें इस बार कितने इलाके को कॉर्डन किया, अभी तक कोई 4 से 5 अफराद भी हिरासत में लिए गए। चारों तरफ से कॉर्डन है, पुलिस उस तरफ भी है, वहाँ भी चेक कर रहे हैं और जिन जो लोग कार्ड हैं उनके कार्ड हम चेक करेंगे, क्योंकि जिस तरह शक्ल से आप देख रहे हैं कि कार्ड किस तरह हैं जी, तो उन पे देख के अगर ये ठीक कार्ड होंगे तो बिल्कुल ये। अच्छा, हमने देखा जैसे ही पुलिस की नफरी यहाँ पहुंची तो यहाँ पे भाग दौड़ शुरू हो गई थी। उनके जहन में ऐसी कोई बात है कि शायद तमाम लोग को पकड़ लें, लेकिन हम सिर्फ उनको चेक करें कि जिनके पास कार्ड नहीं है। अच्छा, इनको यहाँ से हिरासत में लेने के बाद वहाँ कैंप होल्डिंग कैंप मुंतकिल किया जाएगा। चेक करें बिल्कुल इसमें, क्योंकि आप सामने अगर आप ये देख सकें तो ये कार्ड इस तरीके से तो कुछ सारे वेरीफाई करेंगे।
जी इस वक्त यहाँ पे अभी भी जो है वो पुलिस की भारी नफरी और जो यहाँ लोग हैं उनको चेक कर रहे हैं, उनको तलाशी इनकी ली जा रही है। इस वक्त ये अगवानी है, एक बच्चे को लेके जा रहा था जो कि बच्चे को गोद में लेके जा रहा है और बता रहा है कि मैं करीबी का रिहायशी हूँ, लेकिन उसके पास कोई कार्ड मौजूद नहीं है, जिससे पूछताछ की जा रही है। अभी साथ ही पुलिस की भारी नफरी के साथ लेडी पुलिस सर्चर भी यहाँ मौजूद हैं, साथ ही पुलिस की नफरी है। और ये ऑपरेशन जो है वो SP सुराग बोर्ड उजैर अहमद की सरबराही में देते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे वेब सीरीज फातिह अल-कुद्स सलाहुद्दीन अय्यूबी का, जिसका एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी कर दिया गया है। शरीक प्रोड्यूसर और अदाकार अदनान सिद्दीकी ने ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा कि हमें तारीख को बार बार जाकर देखना चाहिए। और इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।